Hello and welcome to Explore Hayat. Today I'm thrilled to introduce a truly dynamic guest. दुबई के डेजर्ट्स में ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे कि स्मूथ रिवर में बोट चला रहे हो। फर्स्ट टाइम दुबई 2010 में आए, विजिट वीज़े पे आए थे, दुबई एक्सप्लोर करने आए थे, लेकिन एक दोस्त के इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया और जॉब मिल गई। 2017 तक जॉब की, तो छुट्टियाँ गुजार के जब आप वापस दुबई आए तो आपकी जॉब जा चुकी थी क्योंकि कंपनी ने ले ऑफ कर दिए थे लोग। अब आपके पास वो टाइम था, या तो आप जॉब करते या बिजनेस में आते, लेकिन आपने एक बड़ा करेजियस फैसला किया और बिजनेस के रास्ते पे कदम रखा। आज आप होलसेल ट्रेडिंग और ई कॉमर्स बिजनेस के एक बड़े एंटरप्रेन्योर में आते हैं यूएई के अंदर। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट, अ डेजर्ट सफारी ड्राइवर एंड अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टू एक्सप्लोर हयात। वेलकम मिस्टर ओवैस फरहत। ओवैस भाई, थैंक यू वेरी मच कि आज आपने वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में आए। ये बताइए कि आपको ये किस चीज़ ने इंस्पायर किया जो डेजर्ट सफारी स्टार्ट कर दिया आपने? एक्चुअली एक मेरे मैनेजर थे स्टार्टिंग इन 2011, उनके साथ मैंने जाना स्टार्ट किया। उन्होंने अचानक कॉल किया कि चलते हैं सफारी के लिए, वो करते थे बहुत पहले से, तो मैं उनके साथ चला गया। वहाँ से स्टार्ट हुआ काम। फिर मैंने एक क्लब था वो ज्वाइन किया ऑफ रोडिंग का, उनसे सीखा मैंने। फिर उसके बाद कुछ 10-12 साल का अर्सा गुजरा है, तो कुछ और भी दोस्त अटैच हुए हैं। फिर टाइमिंग का कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। उनकी ड्राइव्स थोड़ी सी अग्रेसिव थी, दूर थी। फिर आने जाने का मसला, उनके फिर रूल्स थे। तो फिर हमने अपना कुछ पर्सनल ड्राइव स्टार्ट की। उसके बाद हमने जब देखा कि कुछ और भी लोग ऐड होना शुरू हो गया, तो हमने डिसाइड किया कि एक अपना पाकिस्तानी क्लब बनाते हैं, और हमने मारखोर के नाम से उसको किया। अब मैजेस्टिक मारखोर एडवेंचर। मैजेस्टिक मारखोर एडवेंचर, MMA, नॉट मिक्स मार्शल आर्ट्स। नहीं, इवन के अभी भी लोगों को नहीं पता कि वो मारखोर एक नेशनल पाकिस्तान का एनिमल है। जी तो जी। अभी काफ़ी उसकी बिना पे हमने फिर आगे से स्टार्ट किया अपना ऑफ रोडिंग क्लब। राइट। फिर अभी माशाल्लाह कोई तकरीबन 40-45 के करीब हमारे जो एक्टिव ड्राइवर्स हैं, ऑफ रोडर्स हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी को भी देखते हैं साथ में, और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है, जो हमने सीखा है, वो आगे हम उनको भी शेयर करते हैं। गुड। तो ये आपका शौक है या प्रोफेशन है? ये मेरा शौक था। ये शौक था हाँ। आपका, और अब प्रोफेशन बन ये गया? प्रोफेशन भी वाला सीन हो गया, लेकिन हम उससे कमाते नहीं है। अच्छा, कमाते नहीं हैं। हाँ, अभी भी शौक यही हुआ ना, शौक फिर ही हुआ, लेकिन पैसे नहीं बना रहे। यहाँ पे बहुत से शौक हैं लोग जो करते हैं, उसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन ये था कि साफ़ सुथरा एक शौक था जिसमें आपने जाना है। हम अपने जो वीकेंड्स में हम मिलते हैं फ्रेंड्स के साथ, और फिर बातचीत, खाना पीना और ड्राइव्स वगैरह की, और इस तरीके से। तो ये बेसिकली आपकी एक हॉबी है जो कि आप उसको बिल्कुल। लेके चल रहे हैं, लेकिन बड़ा सीरियसली लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। इसको तो आप बड़ा एक पैशनेट नज़र आते हैं। जिस तरह से आपकी वीडियोस देखी हैं, बड़ी थ्रिलिंग किस्म की जी। वीडियोस हैं। तो ये इसकी कोई पहले आपने ट्रेनिंग ली या जस्ट स्टार्टेड? एक्चुअली एक मेरे मैनेजर थे जहाँ मैं पहले एक जॉब करता था, एक परफ्यूम कंपनी थी, सर राशिद। और अभी भी उनके साथ मैं इन टच हूँ, और कोई भी टाइम आता मुश्किल में उनसे मशवरा भी करता हूँ। और उनको देख के वो उनकी ड्राइव स्टाइल्स मुझे पसंद था। तो मुझे वो नॉर्मली वीकेंड्स पे कभी कॉल कर देते थे, जाना है। मैंने कहा चलते हैं। कुछ एक्टिविटी होती नहीं थी वीकेंड्स पे। शुरू से ही मुझे दोस्तों की आदत नहीं है, मैं इतना कोई घूमने वाला बंदा नहीं हूँ बाहर दोस्तों के साथ। अगर काम पे, काम के बाद घर, तो उनके साथ वीकेंड्स पे जाना स्टार्ट किया। तो फिर उधर से मुझे शौक जोन से स्टार्ट हुआ। फिर 2013-14 से जाके मैंने फिर अपनी गाड़ी 4x4 ली, और उस पर मैंने फिर स्टार्ट किया बेसिक। सही है। तो जब 4x4 नहीं थी तो किस गाड़ी पे करते थे? उन्हीं के साथ जाता था मैं। अच्छा। उन्हीं की गाड़ी में मैं अपनी गाड़ी पार्क करता था गैरेज के बाहर, और फिर मैं उनके साथ जाता था एज अ पैसेंजर। तो उस एज अ पैसेंजर तो आपकी फीलिंग डिफरेंट होती है। जी। तो कई दफ़ा आप बोर भी होते हो, स्ट्रेस भी होते हो, डरते भी हो। लेकिन जब आप स्टीयरिंग के ऊपर आते हो, जब आप ऑफ रोडिंग में, उसका एक अलग से नशा है, अलग से मज़ा है, जो आप बता ही नहीं सकते वर्ड्स में। बिल्कुल। तो एक ही हॉबी थी, फिर उसी को लेकर चले हैं। एक ही संडे के टाइम हम उठते हैं, सुबह का टाइम 3 बजे, नमाज़ पढ़ी, निकल गए डेजर्ट के लिए। ड्राइव की 9-10 बजे घर, थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद फैमिली को टाइम। अच्छा। फैमिली भी खुश, और हमारे अंदर से अपनी रूह भी खुश। अच्छा, वेरी नाइस। तो 3 बजे सुबह उठना पड़ता है डेजर्ट जाने के लिए आपको, इतना जल्दी क्यों? गर्मियों में ये होता है कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन 7:30 तक मैक्सिमम ड्राइव होती है। तो होता ही है कि हम जब जाते हैं तो कुछ वो काफ़ी दूर भी होती ड्राइव्स। तो उस पर मेन तो यही होता है कि मैक्सिमम जितना हम
किलोमीटर्स या जितनी ज़्यादा ड्राइव मैक्सिमम कर सकें और गर्मी होने से पहले हम डेजर्ट से आउट हो जाएं, अदरवाइज रिकवरीज वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं अगर कोई, तो तब काफ़ी मसला होता है गर्मी की वजह से। अच्छा, तो तकरीबन हम कोई 1 घंटे की ड्राइव होती है घर से, जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट एरियाज़ में वीकली हम चेंज करते रहते हैं प्लान अपना, कभी दूर भी होता है करीब भी होता है, लेकिन वो 1 घंटे की ड्राइव होती है। तकरीबन हम 5 साढ़े 5 बजे के करीब हम स्टार्ट करते हैं, 7:30 के करीब गर्मियों में हम उसको बंद कर देते हैं, ड्राइव ख़त्म करते हैं अपनी 2-3 घंटे की ड्राइव की। इसी तरह सर्दियों में 7 बजे के करीब स्टार्ट करते हैं और 8, 9, 10 जब तक आपका दिल दिल ना भर जाए उसके बाद आप छोड़ देते हैं उसको। कोई मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपके साथ हुआ हो। ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा उसमें है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं, जो आपके जो आगे वाली गाड़ी है, आपको अपनी गाड़ी का तो कुछ पता नहीं चल रहा किस लेवल पे जा रही है, लेकिन कई दफ़ा होता है कि जो आपकी फ्रंट वाली गाड़ी है जो आपको विजिबिलिटी में होती है, अगर उसने कुछ मिसहैप किया है तो उसकी जो एंगल, गाड़ी का अप्रोच एंगल जो है वो ज़रा थोड़ा-सा डेंजरस हो जाता है। तो अच्छा, उससे आपको पता चलता है कि आप किस लेवल के ड्राइव्स कर रहे हो। इवन कि जो मोस्टली जो साइड ट्विस्टिंग है वो थोड़ी-सी थ्रिलिंग होती है। क्योंकि जब आप एकदम से एक डून से आप दूसरी डून पे दूसरी तरफ जाते हैं, तो आपको कुछ पता नहीं होता कि उस साइड पे क्या है। तो आप एकदम से अगर आपने किया, अगर उसमें आपकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और वो जो इसकी जो जंप होती है वो थोड़ी-सी थ्रिलिंग होती है। अच्छा, यानी गाड़ी जो उछल के जाके दूसरे ड्यून पे जाती है। दूसरी वो ऑलमोस्ट उसके 2 टायर्स पहले, क्योंकि आप डून से जा रहे हैं तो आपने उस साइड पे गाड़ी, आपने उस साइड पे जाना, राइट साइड पे। जी, तो उसके 2 टायर हवा में होंगे, फिर वो टच करेंगे उतनी देर में, फिर आपको दूसरे टायर में वो नीचे आएँगे और उसकी जो टाइमिंग है और ग्रेविटी को देख के और सारी चीज़ें, फिर आपको उसका उस एंगल से आपने नीचे उतारनी होती है गाड़ी, सही। अदरवाइज़ वो बहुत रिस्की हो जाता है। वो तो बहुत रिस्की हो जाता जी, है। जो मेरे टीचर थे, जो जिनसे मैंने सीखा है, तो उनका यही स्टाइल था। उनको ये चीज़ साइड ट्विस्टिंग जो-सी थी वो ज़्यादा उनको पसंद थी। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती थी। तो मैंने उनसे यही पूछा कि भई इसका क्या हल किया? उसने कहा वो प्रैक्टिस ही ज़्यादा है। तो हम ज़्यादातर उन्हीं की जो स्टाइल था वो देखते थे और उसी को अप्रोच करते थे। सही। तो जब आप साइड ट्विस्ट करते हैं, एक ड्यून से दूसरे ड्यून पे जाते हैं, तो अगर सडनली, क्योंकि वो तो ब्लाइंड होता है, आप बता रहे हैं दूसरी साइड पे, बिल्कुल। तो आपको लगता है कोई अगर ऐसी चीज़ हो वहाँ पे जो नज़र नहीं आ रही, या दूसरी गाड़ी हो दूसरी साइड पे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कभी? एक्चुअली कुछ सेफ्टीज़ होती है गाड़ी जब हम जाते हैं ऑफ-रोडिंग के लिए, एक फ्लैग पोल होता है, वो काफ़ी उसका हाइट होती है। ओके। ठीक है, और प्लस जो लीड कर रहा होता है, तो जो सेकंड लीड है वो भी थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ड्राइवर होता है। तो एक तो हम राब्ते में होते हैं, वॉकी-टॉकी होता है, हम राब्ते में होते हैं। तो अगर इन केस वो इतना एक्सपीरियंस होता है कि अगर उसको लगता है कि वहाँ पे वो एंगल या वो वाला इतना सेफ नहीं है, तो वो कम्युनिकेट कर देता है सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको थोड़ा-सा आप चेंज करके उसको, या जो पीछे वाला कॉनवे आ रहा है उसको स्टॉप करवा दें, या फिर थोड़ा-सा एंगल चेंज करके जहाँ पे सेफ्टी है कि बाकी लोग भी जो न्यू बिगिनर्स हैं या जिनका लेवल कम है, वो उस चीज़ को अप्रोच कर सके आराम से। तो वो जो फ्रंट वाला है जो लीड करता है, ये सारी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पीछे वाले को भी बताए और पीछे जो बाकी जो लेवल है उनको देख के वो ड्राइव करता है। राइट। तो गलती की गुंजाइश ज़ीरो होती है, या कोई चांस फिर भी होता है गाड़ी ना पलट जाए? जैसे आपने बताया कि बैलेंस भी रखना होता है, ग्रेविटी को भी कंसिडर करना है, दूसरी साइड पे क्या है, अननोन है, तो ब्लाइंड के ऊपर आपने गाड़ी उतारी, तो वो हाउ डज इट वर्क? रिस्की तो है, रिस्की देखिए है। रिस्की तो होता है क्योंकि आपको कुछ पता नहीं, और काफ़ी गाड़ी डैमेजेस होते हुए भी देखी हैं, राइट। और काफ़ी लोग हैं जो जिनकी मैंने रोल ओवर होते भी देखा है उनकी मिस्टेक की वजह से। क्योंकि कोशिश यही हम करते हैं कि जो हमारे साथ जो कॉल में आ रहा है उनको ये कहते हैं कि आपने सेम ट्रैक फॉलो करना है। कई दफ़ा वो बिजी होते हैं, कोई अपना कोई सॉन्ग चेंज कर रहा है या मोबाइल में, या कुछ उनका राइट। ध्यान उधर नहीं है, तो उसकी वजह से वो ट्रैक चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये हादसा होते हैं। लेकिन हम कोशिश यही होती है कि इसको मिनिमम कर सके, लेकिन ये ख़त्म नहीं होते हैं। है रिस्की है ये, है लेकिन रिस्की। थ्रिलिंग है। लेकिन अगर आप इसको जिस तरह रूल्स हमने बताया है या जिस तरह एक बना हुआ है कि आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जाना, तो उस अगर आप उसको फॉलो करेंगे, एक अच्छी एंटरटेनमेंट है ये। सही। और डिस्ट्रैक्शन आपने बताया, क्योंकि बीच में वो सबसे बड़ा रीज़न बनता बिल्कुल है ऐसे ही है। एक्सीडेंट का। यूजुअली रोड्स पे भी यही होता है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन, ऐसे ही है। मैसेजेस करते रहना, बिल्कुल, सॉन्ग चेंज करना, तो बेहतर है फोकस करें अपनी बिल्कुल ड्राइविंग ऐसे पे। ही। अच्छा, मैंने देखा है डेजर्ट सफारी में जब लोग आते हैं दूसरे मुल्कों से यहाँ पे, और
मैंने लोगों को रोते तक भी देखा है इसके अंदर, रो देते हैं जिस हिसाब से, उनसे नहीं बैठा जाता, शायद उनका दिल कमजोर है कुछ, तो ऐसा इतना फेयर आपने तो और भी ज्यादा देखा होगा। मेरे ख्याल से कोई जो हमारे साथ पैसेंजर आता है, इवन के जो जैसे कि गेस्ट आ गए कुछ, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बचा है जिसने वॉमिटिंग ही ना की हो। कोई ना कोई तो लाजमी, अगर कोई गेस्ट 3-4 गेस्ट हैं उसमें से एक लाजमी वॉमिटिंग करके जाता है। सही। ठीक है ना, तो क्योंकि वो उसको आदी नहीं होता उस तरीके का। जो नॉर्मल ड्राइव होती है रोड्स की वो तो स्मूथ होती हैं, लेकिन जी। ये बहुत चंपी होती हैं ड्राइव्स, और विजिबिलिटी भी नहीं होती, और कईयों को आदत नहीं होती, तो वो डर की वजह से या तो वॉमिटिंग कर देते हैं, या वो अपना जोन से उनको होश में नहीं रहते। सही। वो यहाँ तो वो आंखें बंद करके ना लेट जाते हैं पीछे के, यहाँ कहते हैं भाई ये जो होना है हो जाए, यहाँ बस छोड़ दे। हाँ यहाँ पे उतार दो, मैंने नहीं जाना आगे। लेकिन ये चीज़ें हैं। तो ये बताएं कि आपको कभी ऐसा खौफ आया था शुरू में? अब तो आप खैर एक्सपर्ट हो चुके हैं, लेकिन शुरू में कभी ऐसा था? अभी भी है। एज अ पैसेंजर नहीं मैं जा सकता, एज अ पैसेंजर किसी के साथ, क्योंकि उनकी ड्राइव पे मुझे पता नहीं है ना कि वो किस तरीके की ड्राइव करते हैं। कुछ मेरे हैं जिनको पता है कि यार सेफ ड्राइवर्स हैं, अदरवाइज आपका खुद इतना एक्सपीरियंस है, एज अ पैसेंजर उसके साथ बैठ जाओगे, तो अगर उसने गलत कोई एंगल अप्रोच किया तो ऑफ कोर्स वो आप भी डरोगे उससे कि पता नहीं ये क्या करने वाला है। तो ये चीज़ होती है, जो खुद ड्राइवर है वो किसी के साथ एज अ पैसेंजर जाना उसके लिए मुश्किल होता है, वो नहीं जाता। कोशिश ये होती है कि अपनी गाड़ी हो, आप खुद ड्राइव करें, एज अ पैसेंजर जो है किसी के साथ ना जाएं। लेकिन अगर डिपेंड करता है, अगर आप किसी को बता भी रहे हैं कोई एक, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज मैं अवॉइड करता हूँ एज अ पैसेंजर किसी के साथ जाने का, क्योंकि मुझे खुद अपनी ड्राइव पे ही कॉन्फिडेंस है, किसी पे नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगा। सेम बिल्कुल ऐसे जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स होते हैं रोड के ऊपर भी, कभी किसी को और गाड़ी दे दें कि तुम चलाओ तो वो ब्रेकिंग लगाते रहते हैं। ये वाला बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। और कोई भी एडवेंचर अगर आप करते हो तो जाहिर सी बात है उसमें रिस्क फैक्टर तो होता ही है, चाहे वो आप मारखोर करते हो या पार्कोर करते हो। तो रिस्क फैक्टर तो होता ही है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो जाहिर सी बात है लोग आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और वही एडवेंचर को आप एंजॉय कर रहे होते हैं, दैट्स एड्रेनलिन जो है, दैट्स मेक यू फील। तो कोई ऐसा हादसा हुआ जिसको देखने के बाद आपने कभी ये सोचा हो कि यार मैं किस लाइन पे चल पड़ा हूँ, कोई और हॉबी अपना लो? काफ़ी लोग हैं हुए रोल ओवर होते हुए देखे, और काफ़ी ऐसे हैं जो कहते हैं हमने इसके बाद नहीं आना नेक्स्ट टाइम। वो एक दोस्त था, उसकी गाड़ी रोल ओवर हुई, उसने और मेरे पीछे था, उसको मैंने बताया कि इसको सॉफ्ट सैंड है, इसको आपने मोमेंटम नहीं छोड़ना। मोमेंटम मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से आपने इसको नीचे उतरना है, लेकिन उसने नहीं सुनी, उसकी गाड़ी होगी रोल ओवर। और नेक्स्ट टाइम गाड़ी उसने रिपेयर की और दोबारा से आया, और जब उसने देखा डून्स बड़ी वाली हैं, उधर से ही वो टर्न वापस चला गया कि मैंने अब ड्राइव नहीं करनी। इसके बाद उसने क्विट किया। इसी तरह एक और दोस्त था, उसकी भी रोल ओवर हुआ है, उसकी ब्रांड न्यू गाड़ी थी, रोल ओवर हुआ है, और मैं 1 हफ्ते के बाद न्यू गाड़ी शोरूम से लेकर उसकी रनिंग पूरी करके दोबारा से वो उसने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप छोटे दिल के हैं तो फिर आपके लिए नहीं, इसमें आपको जाहिर है गाड़ी का भी इसमें एक्सपेंस आता है, और उसकी जो रिपेयरिंग है उसका मेंटेनेंस इसमें बहुत ज़्यादा है। गाड़ी आपकी फिट हो तो फिर आप इंजॉय भी करते हो, अगर आप गाड़ी फिट नहीं है और आप खुद भी छोटे दिल के, तो फिर ये उनके लिए नहीं है। सही है। अच्छा, गाड़ी जब रोल ओवर होती है तो उससे कोई ऐसी डेथ्स वगैरह भी हुई है, खाली इंजरीज होती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा लग रहा है कोई मसला ना हो, लेकिन इंजरीज वगैरह तो नहीं हुई, क्योंकि वो जब रोल ओवर होती है ना, तो वो उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि आपने ये मोमेंटम छोड़ा। जब मोमेंटम छोड़ेंगे तो गाड़ी स्टक हो जाती है, सॉफ्ट सैंड होती है, तो वो स्लो करके रोल ओवर होती है। ठीक है ना। इवन कि अगर आप एज़ कम्पेयर टू रोड पे करें, वो गाड़ी आपकी तेज़ होती है, और किसी ने आगे से ब्रेक लगाया या कोई इशू बना है, तो वो उसमें चांसेस नहीं होते सेफ्टी के ज़्यादा। इसमें रोल ओवर तो हुई थी, गाड़ी डैमेज हो रही थी, लेकिन इसमें जो चांसेस हैं जो डैमेज के, वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू रोड, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी स्लो होती है और वो आराम से रोल ओवर होती है। अगर आपकी मोमेंटम नहीं है, गाड़ी की स्पीड नहीं है, और अगर आपकी अप्रोच एंगल गलत है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ग्रेविटी आपको नीचे लेकर जा रही है, आप ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो ग्रेविटी वो ही जीतेगी, आपकी गाड़ी रोल ओवर हो जाएगी। सही। अगर आप गाड़ी को ऊपर लेके जा रहे हैं और गाड़ी जो है वो नीचे की तरफ से स्लिप होती हुई जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या ऊपर जाएगा? मोमेंटम तो खत्म हुआ, नीचे आएगा, क्या करेगा? लोग ऐसे ही करते हैं, जब गाड़ी ऊपर जाती है एक टाइम के बाद उसकी पावर कम हुई, अब आपको लग रहा है पावर कम है, अब लोग ईगो पे ले जाते हैं। लोग कहते हैं कि यार इसने तो ऊपर तक
पूरी गाड़ी लेकर गया, मैं भी सही। लेकर जाऊँगा। लेकिन नहीं, उसकी स्पीड, उसकी गाड़ी का, उसकी ड्राइविंग स्टाइल डिफरेंट होता है। जब आपने देखा कि आपकी मोमेंटम, आपकी पावर कम हुई है इंजन की, आपने इसको ऊपर नहीं और मज़ीद नहीं करना, स्टीयरिंग जहाँ पे नीचे को जा रही है उस साइड पे स्टीयरिंग करके उसको आप अपनी गाड़ी नीचे उतारें और दोबारा ट्राई कर लें। तरीका यही सही। होता है। और ईगो तो अगर हम यही कहते हैं कि अगर आप डेज़र्ट में हो, ईगो वगैरह अपने घर में रख के हो, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, सीखने के लिए आए हैं, एन्जॉय करने के लिए आए हैं। आराम से ड्राइव करें, एन्जॉय करें, गाड़ी को भी सेफ रखें और अपने आप को भी सेफ रखें। वेरी नाइस। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था टीवी पे, और उसमें दिखाया था, पीरू में बनी हुई थी वो। तो वो कुछ वहाँ के फिशरमैन हैं जो बड़ी लंबी डेजर्ट में बाइक पे राइड करते हुए जाते हैं, और वहाँ जाके पार्क करते हैं ऊपर पहाड़ी के ऊपर, और पार्क करने के बाद उनके पास लंबी सी स्टिक्स होती हैं, कुछ रोप्स होती हैं, और वो उससे नीचे उतरते हैं, काफ़ी डीप नीचे जाते हैं। नीचे जो है ओशन कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे, पैसिफिक ओशन। तो उसने भी ये बात बोली, कह रहा है कि जिस वक्त हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो हमको सारी अपनी ईगो और वरीज जो है वो पीछे छोड़ के आना पड़ती है, वरना हम जिस पहाड़ी से जितना रिस्की वो नीचे उतर रहा था, जस्ट वन स्लिप एंड फिनिश। और वो कहता है कि लेकिन क्योंकि अगर हम अपने माइंड को क्लियर करके यहाँ पर ना आए, और हमारे लिए ये फूड है, लोग समझते हैं हम किसी ट्रेजर के लिए जा रहे हैं, पर वी जस्ट कम अपनी मछली पकड़ी और लेके चले गए। फिर उसके बाद जाके जो भी खाते हैं या सेल करते हैं, दे मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। कौन सी ऐसी जगह है जिंदगी में, आप मुझे बताएं, जहाँ पे ईगो फायदेमंद होती हो? फायदेमंद होती हो ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है। ईगो तो फायदेमंद कहीं पे भी नहीं है। इसमें क्या, ईगो का किसी फील्ड में भी नहीं है, बिजनेस में भी नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी नहीं है, और अगर आप एडवेंचर कर रहे हैं उसमें भी नहीं है। जी हाँ, मेरे ख्याल से ईगो फायदेमंद कहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप जिंदगी में भी देखें, जहाँ पे सारे मसाइल शुरू होते हैं वो ईगो की वजह से होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिजनेस हो तो भी ईगो आ जाती है, स्पोर्ट्स में कोई भी आप काम कर रहे हैं, ईगो तो सबसे खतरनाक चीज़ है। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे। आपको कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आएगी जिसमें ईगो फायदा दे रही हो। यू आर राइट। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ रोल ओवर हो जाती हैं या लोग गलती कर देते हैं, तो क्या डेजर्ट के अंदर भी कोई रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, या लोग चला रहे हैं अपनी मर्जी से? एक्चुअली कुछ तो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सेफ्टी है। उसके अलावा हम जो सेफ्टी के लिए जो उसकी किट्स वगैरह हैं, अगर जो हम एज अ ग्रुप जाते हैं तो हम नॉर्मली यही सजेस्ट करते हैं, एक लिस्ट होती है उसमें कि आपके पास एक रस्सी होनी चाहिए, आपके पास जो उसकी जो चीज़ें हैं गाड़ी की, कंप्रेसर्स हैं, डिफ्लेटर्स हैं। अगर आप वैसे ड्राइव करते हैं गाड़ी, तो वो जैसे कि आपने इसको डिफ्लेट नहीं किया, टायर की हवा कम नहीं की, तो वो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। कुछ कितना डिफ्लेट करना चाहिए? डिपेंड करता है गाड़ी के टायर पे। नॉर्मली हम रखते हैं उसको 11, 12, 13 में रखते हैं। Okay. जैसे कैमल है, उसका पाँव आपने देखा होगा काफ़ी Yeah. सॉफ्ट होता है, तो वो इजीली चल पाता है। 11-12 या PSI. ओके। तो अगर आपने वो उस लेवल पे रखा है तो गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, उसका मज़ा रोड से ज़्यादा आता है। अच्छा। तो अगर आपने उसके कई लोगों को नहीं आइडिया, वो उसी नॉर्मली गाड़ी लेकर चले जाते हैं और वो स्टक हो जाती है। तो उसका ये, अगर स्टक हो भी गया कोई, तो उसका आसान तरीका ये है कि उसकी हवा कम करें और उसका 4x4 करें, तो गाड़ी इजीली वो रिमूव हो जाएगी अगर आप स्टक है गाड़ी। सही सही। अच्छा, डेजर्ट में मैंने ये भी देखा है कि जो प्रोफेशनली चला रहे होते हैं उनकी गाड़ियों के अंदर भी कुछ सेफ्टी के कुछ लगे हुए होते हैं, बार्स लगाते हैं वो अंदर, ताकि अगर रोल हो तो प्रेस ना हो गाड़ी। तो ये नॉर्मल लोग जाते हैं उनके लिए नहीं है, खाली प्रोफेशनल जो कर रहे हैं उनके लिए रूल है? एक्चुअली ये रूल्स है, क्योंकि जो यहाँ की टूरिज्म है उनकी तरफ से मेरे ख्याल से सेफ्टी है। लेकिन अगर कई हमने अपनी गाड़ियों को करवाया हुआ है, गाड़ी ताकि डैमेज ना हो, और वो तो अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपने भी करवाया हुआ है? हाँ जी, वो रेगुलर कर रहे हैं वो करवा लेते हैं। वो आप जो प्रोफेशनल कर रहे हैं, जो उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए। और नॉर्मली जो एज अ एडवेंचर के लिए जाते हैं उनमें से कई लोगों ने नहीं करवाया हुआ, लेकिन अगर करवा लें अच्छी चीज़ है। वो सेफ्टी के लिए है, गाड़ी की भी सेफ्टी है उसमें, इंसान की भी है। तो इसके लिए कोई लाइसेंस अलग से भी लेना पड़ता है डेजर्ट के अंदर चलाने के लिए, या बस लाइक नॉर्मल एज अ प्रोफेशनल उसके लिए तो लाइसेंस? अच्छा, उसके लिए है। आप एक नॉर्मली एक बार एडवेंचर कर रहे हैं उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। सही जी। अगर किसी के पास अपनी 4x4 गाड़ी है और वो कहता है कि मैं डेजर्ट में जाना चाहता हूँ, तो आपको लगता है कि उसको कोई कोर्स कर लेना चाहिए सेफ्टी का, या जस्ट ट्राई एंड सीख लें आप? कोर्स वगैरह तो नहीं होता इसमें। डेजर्ट ऐसा है कि आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस हो उसमें आपको नहीं पता, क्योंकि हवाएं चल रही हैं, आज ड्रोन्स की शेप ऐसे है, कल को ऐसे है, तो आपको नहीं पता वो एक इसका। लेकिन ये है कि जब भी आप स्टार्ट करें तो अकेला फैमिली के साथ आपको जाने की रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एक
डिफरेंट क्लब्स हैं यूएई में, आप उस क्लब को ज्वाइन करें, वो आपको स्टार्टिंग में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको 5 ड्राइव्स, 10 ड्राइव, 10 प्लस उस लेवल के साथ-साथ आपको वो अप करते जाएँगे। सही, और आप टाइम के साथ सीख भी जाते हैं चीज़ों को। सही। सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी वो है, ज़रूरी कोई है भी वो। आप एडवेंचर अगर कर रहे हो तो, बिल्कुल ऐसे है। और और इसके लिए भी ज़रूरी है। हमारा जो एमएमए है इसमें तो बहुत सख्ती है इस चीज़ के लिए। हम नॉर्मली हमने उनको डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि भाई आपने ये चीज़ सेफ्टी टूल्स वगैरह अपने वो गाड़ी का सारा चेक करना है, उसके बाद जाके आपने डेजर्ट में आना है। इवन कि कई अगर हम रैंडमली चेक करते हैं, अगर किसी के पास सेफ्टी टूल्स वगैरह नहीं है तो हम उसको ड्राइव में ऐड नहीं करते, सही। रिमूव कर देते हैं। तो आपका जो ग्रुप है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा आप बताइए, एमएमए के बारे में कि क्या इसकी स्टोरी है? ये इसी तरह ही हम दोस्त थे, डिफरेंट डिफरेंट पाकिस्तानी दोस्त हैं सारे, कुछ इसमें फिर बाद में इंडियंस भी ऐड हुए और हमने फिर ड्राइव स्टार्ट की। और आस्ता-आस्ता हमने ये किया कि हमने कहा ये ज़्यादा लोग होना शुरू हो गए हैं, ऑर्गेनाइज़ नहीं हो रहे थे, तो हमने फिर एक अपना उस पे वर्किंग करके हमने एक इसको अपना क्लब बनाया ऑफ-रोडिंग क्लब के लिए, उसमें फिर लोगों को ऐड किया। फिर हमने उनकी लेवल्स रख दिए कि भई ये लेवल के लिए ये है, ये लेवल के लिए ये ड्राइव्स हैं। तो अगर कम लेवल वाला है वो अलग से उनकी ड्राइव्स होती हैं, फिर जो मीडियम वाला इंटरमीडिएट है उसके लिए अलग से है, जो अच्छे लेवल का है उसके लिए अलग से ड्राइव हम रखते हैं। तो हमने वो डिवाइड किया हुआ है। तो पहले ये नहीं था, पहले ये था कि दोस्त यार थे वो आ जाते थे, उनके लेवल डिफरेंट डिफरेंट थे, बाद में लगा कि रिस्की हो रहा है, तो फिर हमने उसको क्लब अपना बना के उसको किया। माशाल्लाह वो ग्रो कर रहा है आस्ता आस्ता। पाकिस्तानी की बहुत सी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, इंडियंस हैं, बीच में श्रीलंकन हैं, अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं और वीकली हम जाते हैं उसमें। अच्छा, सही। अभी कितने लोग हैं आपके इसके अंदर पूरे? जो ड्राइव्स के अंदर 40 प्लस हैं, सही। और अदरवाइज जो हमारा ग्रुप है उसमें मोर देन 100 से ऊपर जो एक्टिव जो है जो मेंबर्स हैं। मेंबर्स हैं, लेकिन जो ड्राइव्स के लिए आ रहे हैं वो 40 प्लस है। अच्छा, सही है। जो ड्राइव के लिए आ रहे हैं जी 40 प्लस हैं, तो जी एज अ होल कन्वॉय आपका जो है वो बिल्कुल। चलता है? वो कई दफ़ा तो हमारा 25 से 30 का कॉन्वे होता है, फिर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्वे भी लेके जाना रिस्की हो जाता है। और फिर हम उसको 2 से 3 में डिवाइड कर लेते हैं। 7-7 गाड़ियाँ, 8-8 गाड़ियाँ, 10-10 गाड़ियों को 3 कॉन्वे करते हैं। फिर उसके एक्सपर्टीज़ लेवल के मुताबिक उसको ड्राइव करते हैं। सही। और क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं आप लोग जब जाते हैं एज अ कन्वॉय? नॉर्मली वही होता है, वॉकी-टॉकी होता है, जो मेन है। फ्लैग पोल होता है, वो ज़रूरी होता है। बस इसी के ऊपर है। उसके अलावा ये है कि जब हम कुछ लोग फ्लोटिंग पे होते हैं साइडों पे, कुछ एक टीम हम सेंटर में रखते हैं जो एक्सपर्ट है, कुछ एक फ्लोटिंग पे होता है, फ्लोरिंग पे होता है लास्ट में। तो उनका काम यही होता है कि अगर कोई गलती कर रहा है, अगर कोई ड्राइव में कुछ मिस्टेक हुआ है या कुछ स्टक हो गया, तो उसको उसी टाइम रोक के उसको रिकवरी करवा के उसकी। तो नज़र तो होती है कि मैक्सिमम जितना भी मिनिमम हम कर सकते हैं, जो हादसात हैं या जो जो उनका अप्रोच एंगल है, जो उनको सिखाना है, जो बताना है उनको, वो सही तरीके से हो ताकि हादसात ना हो। वेरी नाइस। अच्छा, ये तो आपका एक शौक है जिस पे जी। आप ऑफ कोर्स इस एडवेंचर को एंजॉय कर रहे हैं, जी। आपकी एक हॉबी है। आपका एज अ प्रोफेशन बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है। आप जब जी। दुबई आए और आने के बाद आप परफ्यूम कंपनी में जॉब लगी आपकी, और फिर आपकी जॉब चली गई, और जब आपकी जॉब गई तो आपको किसी ने मुबारकबाद भी दी थी कि आपकी जॉब चली गई, मुबारक हो। तो वो क्या था? और आपको भी मैंने सुना अभी किसी की जॉब गई तो आपने बोला यार मुबारक हो तुम्हारी जॉब चली गई। तो ये क्या स्टोरी है? एक्चुअली मेरी जर्नी भी बड़ी है इसमें। एक्चुअली बेसिकली मेरे वालिद साहब हैं गोल्डस्मिथ, तो पैसों का इतना मसला नहीं था शुरू से ही। तो वो फादर कहते थे यार बैठो आराम से, लड़के काम कर रहे हैं, तुमने कुछ भी नहीं करना। तो मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया और मैंने कहा ये 2010 की बात है। तो मैंने कहा मैं चलता हूँ कुछ एक टूर करके आता हूँ। तो उस टाइम दुबई का नाम बहुत इन हो रहा था। तो मैं फिर दुबई में आया, यहाँ पे फिर एक दोस्त की तरफ रुका हुआ था। वो मॉर्निंग में जा रहा था तैयार होकर इंटरव्यू के लिए। तो मैंने कहा किधर जा रहे? कहता इंटरव्यू के लिए जाना है तो आ जाओ। मैंने कहा चलते हैं। तो उसने 3-4 जगह पे इंटरव्यूज दिए, जिसमें से मैं भी उसके साथ ही था, और मुझे सब जगह से लेटर्स मिल गए और उसको कहीं पे भी नहीं जॉब मिली। और उस टाइम फुल रिसेशन चल रहा था 2010 में। तो मैं आया हूँ तो मुझे सबने कहा अभी रिसेशन है। मैंने कहा जॉब के लिए तो आया नहीं हूँ, मैं तो घूमने फिरने के लिए आया हूँ। तो वहाँ से जाके मुझे, जब एक जगह पे मैंने जॉब की 2 दिन के लिए, फिर एक जगह कार का बिजनेस था, वो एक्सपोर्ट करते थे जापान के लिए, कार्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था उनका। फिर एक जगह पे वो बिल्डिंग मटेरियल का काम था। फिर एक जगह पे आया तो सेल्स की जॉब थी, सेल्स का मर्चेंडाइजर की। तो ये मुझे लगा, मैंने जब सब हर जगह पे देखा,
तो ये चीज़ मुझे लगी, मैंने कहा इस पे हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से वाले साहब मेरे बिजनेसमैन थे, मुझे पता था कि भाई मुझे तो जॉब करनी नहीं है, ना मैं कर पाऊंगा ज़्यादा देर तक। तो वहाँ से मैंने फिर वो वाली जॉब की, और उसकी सैलरी भी कम थी एज़ कम्पेयर टू जो अदर जॉब्स जो मुझे मिली हुई थी, उससे सैलरी कम थी, लेकिन मैंने वही किया और वो टफ थी। तो फिर वो मैंने परफ्यूम कंपनी में जॉइन किया, और उसमें से मुझे वो अच्छा लगा उसका काम, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, सेल्स कैसे कर रहे हैं, ऑर्डर्स कैसे हैं, रिटर्न्स का क्या इश्यूज़ हैं, सारा एक उधर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। कितने अरसे काम किया आपने जॉब पे? स्टार्टिंग मैंने टोटल उसमें तकरीबन 7 से 8 साल काम किया 2017 तक। Right. लेकिन उसके दरमियान भी काफ़ी मुश्किलात आई हैं मुझे। मैंने जॉइनिंग तो कर ली, उसके बाद जब मैं कंपनी ने मुझे अबू धाबी ट्रांसफ़र कर दिया, उसने कहा जी ये एक बंदा है, इसके साथ आपने जाना है, ये आपको अबू धाबी ड्रॉप कर देगा। रात का टाइम था, मैं एयरपोर्ट से आया हुआ था, वो लगेज मेरे पास था, उसने मुझे रास्ते में कहीं शहामा में उतार दिया। कहता आगे से तुम पहुँच जाओगे 10-11 बजे का टाइम। मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं है अबू धाबी किधर है। कहता नहीं इसमें बैठ जाओ, ये नंबर है, तो जाके कॉल कर लेना, तुम्हें पिक कर लेगा। तो उसने मुझे रात को उतार दिया, वो चला गया वो। मैं 12-1 बजे तक पहुँचा अबू धाबी, वहाँ से बंदे को पहले उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर आस्त करते-करते उसने फ़ोन उठाया, फिर उसके पास रुका। फिर उसी ने बताया कि भाई तुम बड़ी गलत जगह पे आ गए हो, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, यहाँ पे तो पढ़ो लिखो का काम नहीं होता। मैंने कहा यार देखते हैं। तो वहाँ से फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई है। स्टार्टिंग बंदा ही वैसा मिल गया जिसने आपको पूरा नेगेटिव कर दिया कि यार आप नहीं यहाँ पे फिट नहीं हो सकते। तो एमबीए किया हुआ था, ड्रीम्स थे काफ़ी कि यार ऐसे करूँगा, और मज़े की बात है मेरी किसी ने डिग्रीज भी चेक नहीं की। और मुझे था कि यार पढ़ने का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो इस तरीके से फिर मैं फिर अबू धाबी में गया, उन्होंने उधर काम किया 1 साल। फिर उसके बाद कंपनी ने मुझे दुबई एयरपोर्ट में ट्रांसफ़र किया, वहाँ पे मैंने 1 साल 1.5 साल काम किया। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने क्रेडिट सेल में डाला, जिसमें मैंने एरिया सेल्स मैनेजर बी क्लास, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव बी क्लास और सी क्लास मार्केट अजमान शारजा का मैंने हैंडल किया सारा, सेल्स जितने भी थे। तो जैसे मदीना है, उस टाइम मनामा वगैरह था, फातिमा सुपरमार्केट, डिफरेंट जो बी क्लास कैटेगरीज की मार्केट थी, उस पे मैं क्रेडिट सेल में गया। सही। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से मैंने सीखा, जिसमें से मेरे सपोर्टिव मैनेजर थे राशिद सर। तो उन्होंने मुझे फिर बताया, इवन कि जहाँ पे गलती भी होती थी तो उन्होंने मुझे कभी डांटा ही नहीं था। कॉन्फिडेंस लेवल उन्होंने इतना ज़्यादा दिया कि कहीं पे भी जाते थे हमें पता था यार हमें पीछे से सपोर्ट है कंपनी की तरफ से। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। 2017 में वेकेशंस पे गया हूँ, वापस आया हूँ 1 महीने के बाद। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे लेटर मिला, जी आपका कॉस्ट कटिंग कर रही है कंपनी, जॉब खत्म हो गई है। वहाँ से जाके फिर सब सदमे में थे, कोई तकरीबन 20-25 लोग थे, सब एक दूसरे के कंधों पे। और अच्छे वाले, ये नहीं कि मेरा सबसे छोटा मैं ही था उस टाइम, 31, 32, 33 एज का, और बाकी लोग 60 प्लस थे। और मेरे कंधों पे उन्होंने रोना शुरू किया हुआ कि हमारी बेटी की शादी है, कोई कह रहा है मेरा ये हॉस्पिटलाइज है, 100 मसले थे उनके। तो वहाँ से असल में मैंने उनको कहा यार कोई नहीं, हो गया जो होना था, अभी आगे सोचो। मुबारक कौन दे रहा था? तो उसके बाद अगले दिन ही मैंने मतलब कि हमारी एक दावत थी, तो मैं वहाँ गया हूँ। तो उनको बताया, मैंने कहा एक मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर इमरान की वाइफ थी, उन्होंने मुझे बोला कि भाई सुना आपकी 2 जॉब चली गई। मैं कहा जी भाभी। बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं जॉब चले जाए तो लोग शर्मिंदा होते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया। उसने कहा आपको मुबारक हो। मैं कहा मुबारक किस चीज़ की, मेरी तो जॉब गई है। कहते हैं ये तो अच्छा, अल्लाह ने आपको चुन लिया, आपको जॉब से निकाल दिया, अब तो ये तो बहुत अच्छा है, आप अपना काम स्टार्ट करें। तो वहाँ से काम स्टार्ट हुआ। अभी रिसेंटली एक दोस्त की भी मुझे मैसेज आया, उसने भी कहा मैंने जॉब छोड़ दी है। तो मैंने इससे कहा भाई मुबारक हो, ये आपका अच्छा काम हो गया, अभी आपके पास टाइम है, अपने आप को बिजनेस के अंदर फिट करो। तो जब आपकी जॉब गई तो उस वक्त आप परेशान हुए थोड़ी देर के लिए, लेकिन उन्होंने जब मुबारक दी और आपको ये आइडिया दिया कि भाई आप जॉब छोड़ें, आप अपना काम स्टार्ट करें, तो आपको उसमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई या आपने फिर जॉब सर्च करना शुरू की? एक्चुअली डिसहार्ट तो मैं था, लेकिन मुझे ना एक तरफ से मेरे माँ बाप की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, क्योंकि फाइनेंशियली मुझे ना इतना नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अगर जॉब नहीं है तो फिर पाकिस्तान जाएंगे, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं था। प्लस मेरे पास ये था कि मैंने कुछ बैंक से लिया हुआ था लोन, मैंने कुछ गाड़ी ली हुई थी, क्योंकि उस टाइम कंपनी मुझे पैकेज दे रही थी। तो मैंने सारा वो एक गाड़ी का भी पैकेज, मैंने ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवा ली, और फिर कुछ पैसों से मैंने पैसे आ रहे थे, खर्चे बढ़ गए, खर्चे चल रहे थे, वो अच्छी सैलरी थी, 5 फिगर सैलरी थी, तो मसला नहीं था।
अचानक से गया तो एक तो बैंक ने पूरा जब्त कर लिया, क्योंकि कंपनी की तरफ से लेटर जाता है जी हमने टर्मिनेट कर दिया है, जॉब चलेगी। उसी टाइम बैंक ने मेरा सारा पकड़ ली, पैसे कुछ भी नहीं छोड़ा, क्रेडिट कार्ड कैंसल्स, पैसे मैंने रोक लिए। कुछ 4-5-6-7 हज़ार मेरे पास कैश पड़ा हुआ था। तो मैंने वाइफ को बताया, उसने कहा कोई नहीं यार मसला नहीं, तुम और कोई जॉब देख लो। कुछ एक हफ्ता मैं स्ट्रेस में रहा हूँ, मैं फिर घर में रहा हूँ, मैंने देखा कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। फिर वाइफ ने बताया कि कुछ नहीं यार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक दो इंटरव्यूज के लिए मैं गया, तो मुझे यही था कि अब स्टार्टिंग करूंगा तो मैं फिर 10 साल पीछे आ जाऊंगा। यहाँ तो कम में होगा, वो आपको हजम नहीं होगा, क्योंकि आपने जब एक अच्छी सैलरी में चले जाते हो, कम सैलरी में आप काम नहीं करते। अगर चले आपको मिल भी जाता है तो फिर भी जो इकोनॉमिकल हालात ऐसे थे कि आपकी स्टेबिलिटी नहीं थी जॉब्स की किसी। इवन कि मैं जो बचे हुए थे दोस्त, उनकी भी जॉब चली गई, और जिन्होंने रीजॉइनिंग की हुई थी उनकी भी जॉब गई। डिफरेंट कंपनीज में ज्वाइनिंग की थी, वो भी 6 महीने 8 महीने के बाद उनकी भी जॉब जा चुकी हुई थी। तो फिर मैंने वहाँ पे मेरे पास थे कुछ पैसे थे जो मैंने रखे हुए थे, वाइफ के पास भी थे। मैंने वहाँ से फिर एक अपना ट्रेड लाइसेंस लिया और कंपनी ज्वाइन की उस टाइम, और वो अच्छी खासी महंगी पड़ी। अभी तो ईजी है बहुत ज़्यादा, उस टाइम थोड़ा टफ था। फिर मेरे पास कुछ सामान नहीं था बेचने के लिए, तो अचानक ही स्ट्रगलिंग कर रहा था। कुछ मैं यहाँ लोकली परचेज कर रहा था। तो उस टाइम एक थे मेरे जानने वाले थे, वो उन्होंने मुझे राब्ता किया, और मैं उनसे सिर्फ 1 या 2-3 दफ़ा मिला था। अभी उनकी डेथ हो गई हुई है। उन्होंने मुझे कहा आप मेरे पास आओ। मैं गया उनके पास, तो मैंने कहा मैं आपको इतना जानता नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी छोड़ो जान पहचान को, आप सेल्स में वहाँ का। उसने कहा मेरे पास ये सामान है, मेरी एज ओल्ड है, तो आप ना बेचो उसको। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने वो सामान बेचा, फिर पैसे आए, फिर उनको मैंने क्लियर किया इस तरीके से। लेकिन वो भी थोड़े टाइम के लिए था। अभी मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स नहीं थी बेचने के लिए, तो मैं तब वहाँ जाके परेशान था कि अब क्या करना है। और मेरे पास कुछ 7-8 हज़ार का था। उसके अलावा आपके मेरा बेटा भी था, और वाइफ भी मेरी यहाँ पे थी, तो उनका भी खर्चा देखना है, ठीक है। प्लस स्कूल भी, उनकी स्कूलिंग भी स्टार्ट थी बेटे की, उसको भी नहीं हटाना। और प्लस मेरा ये था कि मुझे किसी से पैसे नहीं लेने। मेरा शुरू से मैंने अपने वाले साहब से कोई हेल्प नहीं लिया। वो मुझे कहते अगर पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं, जो करना है खुद करना है, ये तो नहीं। तो इस तरीके से फिर बीच में मुझे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह, मेरा शुरू से शौक था ये डेजर्ट का, ऑफ रोडिंग का, कैंपिंग का। तो मैंने कहा ऐसे करते हैं, यहाँ पे कैंपिंग का आइटम स्टार्ट करते हैं, स्पोर्ट्स आइटम्स, कैंपिंग आइटम्स। और फील्ड मेरी सेल्स की थी। उसमें मैंने लर्निंग टॉयज़ वगैरह किड्स के, वो मैंने कैटेगरी चुनी उसमें। फिर मेरे फादर इन लॉ थे, उनसे मैंने सपोर्ट ली कि मुझे ना वीज़ा चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों को विजिट वीज़ा नहीं मिलता चाइना का। उनको सिर्फ वीज़ा मिलेगा, सिर्फ बिजनेस वीज़ा, वो भी इन्विटेशन के ऊपर। तो फिर उन्होंने अपने सप्लायर से बात की, मुझे इन्विटेशन दिया। और जब मैंने फ्लाई किया चाइना के लिए, मेरे पास सिर्फ 5 हज़ार रुपया था। और उसमें भी जब चाइना गया, और वहाँ पे भी बहुत टफ टाइम था कि इतना था कि एक टाइम का खाना खाता था। वैसे भी वहाँ पे खाने का तो प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी एक टाइम का मैं खाना खा रहा था। 4-5 हज़ार रुपया था या दिरहम? दिरहम से। अच्छा। और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे 4-5 हज़ार दिरहम एग्जैक्टली जस्ट पेनेट है आपका, $1000 से थोड़े से ऊपर बस। उसी में आपने पूरा घूमना था। मेरा कोई 18-20 दिन का टूर था, और आपने उसी में खाना खाना है, होटल्स था, ट्रैवलिंग था। तो वहाँ क्यों गए थे आप? क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ सामान जो था, जो मिल तो रहा था मुझे यहाँ से, लेकिन उसमें ये था कि उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं था उसमें। जितने का वो मुझे दे रहे हैं उससे कम में या उतने में वो मार्केट में सेल तो हो रहा था। आपने सोचा अच्छी सोर्सिंग करें, चाइना चले जाते हैं, वहाँ सस्ता माल लाएंगे, या प्रॉफिट बन जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे आप उस वक्त सुपरमार्केट्स में? मैं सुपरमार्केट्स में कुछ सेल करना शुरू कर दिया था। कुछ परफ्यूम्स का कुछ सामान, ब्यूटी आइटम्स मैंने ना लोकल परचेज करके बेच रहा था। लोकल परचेज करके पहले बेचते थे। लेकिन क्योंकि मेरा ये था कि मुझे अजमान शारजा की जो सुपरमार्केट्स में लोग जानते थे, मैंने सेल्स किया था 10 साल के लिए। तो फिर मैंने उनको बताया कि अभी मैं वो कंपनी छोड़ दिया, ये कंपनी में हूँ, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया, थोड़ा 300 दिरहम का, 500 दिरहम का, 400 दिरहम का ऑर्डर्स देते थे। और क्रेडिट पे देते थे, कैश देते थे? क्रेडिट पे। सर कितने दिन का? वो भी 60 डेज, 75 डेज का। जब फर्स्ट इसमें एक मुझे याद आ गया कि जब मैं एक हफ्ता स्ट्रेस में था, तो मेरी वाइफ ने कहा तुम स्ट्रेस में क्यों, लाइसेंस तुम्हारे पास आ गया हुआ है। मैंने कहा बेचने के लिए कुछ नहीं है। कुछ मेरे पास उस टाइम कैलकुलेटर पड़े हुए थे, कोई 5, 10, 12 पीस थे।
तो मैंने एक मार्केट में गया हूँ, उसको कहा मेरे पास यही आइटम है, तो उसने कहा अच्छा ये मैं तुम्हें 6 मंथ के बाद पेमेंट करूँगा, और जिसकी कीमत बनती थी 70 दिरहम। मैंने कहा ठीक है आप ऐसा करो रखो, क्योंकि मुझे भी सेल चाहिए कंपनी को, एज अ मैंने सेल्समैन उनको बताया हुआ था। और उसके बाद फिर मैं जाने लगा, उसने कहा जो यार 70 कहाँ तुम 6 महीने के बाद आओगे, ये पैसे पकड़ो। मतलब कि वो मुझे 7,000 दिरहम से भी ज़्यादा, जिससे उस टाइम बहुत था, और टफ टाइम था, लेकिन गुजर गया। लेकिन ये था कि मोटिवेट था मैं कि करना है अभी। आपने नियत बांध ली थी कि मैं क्रेडिट पे दे दूंगा, और फिर भी आपको ये था कि कुछ ना कुछ चल जाएगा, एटलीस्ट शुरू तो होगा। क्योंकि वो सामान मेरा शायद 30 दिरहम का था, तो मैं वो 40 दिरहम देख रहा था क्योंकि मुझे पता था कि 40 दिरहम में मैं ना 2 दिन निकाल लूंगा। 2 दिन निकाल दो दिन के निकाल के साथ। वाह। तो ये अच्छा, था। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको कोई उम्मीद तो थी नहीं कि कोई आपके साथ भला करेगा, लेकिन सामने वाले के दिल में कोई ख्याल आया आपके लिए पता और नहीं उसने आपके लिए भलाई कर दी? उसने मेरे लिए भलाई ये की कि उसने मुझे पहले कहा कि भाई 6 मंथ का क्रेडिट हम लेंगे। हमने कहा ठीक है 70 दिरहम है, ठीक है। उसने, मैंने कहा ओके, मेरे पास ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि मुझे तो कस्टमर मुझे बेचना था और मुझे जानता भी था वो। तो जब उसने देखा कि इसके पास 70 का, उसने कहा यार एक काम करो आप, 70 का क्या तुम 6 मंथ के बाद आओगे, कैश पेमेंट कर दिया मुझे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। वहाँ से मुझे मोटिवेट हुआ यार ये तो कुछ भी बिक सकता है। सही। तो हम जो होता ये था, जब हम कंपनीज के साथ काम करते थे, मैंने बिग कंपनीज के साथ ब्रांड के साथ काम किया हुआ है एज अ सेल्स, राइट सेल्स में। तो मुझे आइडिया था, वो कोई आए दिन कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती थी, वो ऐसे टेबल पे रखते थे, भाई ये आइटम है, ये प्राइस है, ये आपका सेल्स का टारगेट है, आपने ये बेचना है बस। उसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं होती थी। मैंने कहा यार उनके लिए कर रहे हैं तो चलिए अपना ट्राई करते हैं। इस तरीके से जो सा है मेरा यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो जब आप बिजनेस कर रहे थे उस वक्त, या आपकी जॉब थी जब आप इन सुपरमार्केट्स में जाके देना शुरू हुई चीज़ें जिसमें लोगों ने सपोर्ट की थी, ये आपकी जॉब थी या बिजनेस था? जब सुपरमार्केट्स में जब आप सेल कर रहे थे प्रोडक्ट्स अपनी, हाँ अपनी थी वो, या वो जॉब पर थे? एक्चुअली सुपरमार्केट्स में कंपनी का ही कर रहा था, लेकिन उसी टाइम जोन से है आपको आइडिया हो जाता है कि कंपनी के है ना जो रवैया चेंज होता जा रहा है। क्योंकि मैं अपने मैनेजर से बता रहा था कि यार ये आइटम है, ये होलसेल प्राइस पे इतने का मिल रहा है, हमसे क्यों इतने में लेगा, या कस्टमर ने बाहर से सस्ते में उठाया है किसी थर्ड पार्टी से। तो वो मैनेजर जो था, या जो जनरल मैनेजर था, वो उस पर वो एग्री नहीं करता था। वो कहता था ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और उसके अलावा 2-2 महीने के बाद, 1-1 महीने के बाद ना किसी 5-5 का ग्रुप टर्मिनेट करते जा रहे थे, टीम छोटी करते जा रहे थे। मुझे आइडिया होगा था कुछ होने वाला है। उस टाइम मैंने वाइफ से भी बात की कि मसला चल रहा है, यहाँ पे जॉब का इशू हो जाएगा। तो मैं प्रिपेयर था थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं था कि मैं वेकेशन से आऊँगा तो अगले दिन ही मुझे ईमेल आ जाएगा भाई गाड़ी पकड़ने आप भी। तो जैसे अभी आप गए कैलकुलेटर लेके, कंपनी का आइटम था ये उस वक्त? ये मेरे पास था, मैंने लोकल परचेज किया हुआ था। लोकल, मैं इसकी बात कर रहा था कि जो लोकल परचेज आपका था, जो आपकी अपनी इन्वेंट्री थी, वो तो अब आपका बिजनेस ही हुआ। बिल्कुल ऐसे था। जब आप ये बेचने के लिए गए तो वहां पे अब आपकी रिप्रेजेंटेशन कंपनी की तरफ से थी या आपकी जाती रिप्रेजेंटेशन? मैंने उनको यही बताया था कि मैं दूसरी कंपनी में चला गया। अच्छा, ये बताया था। तो क्योंकि आप किसी को एज अ ओनर बताते हैं ना, तो फिर वो और चीज़ों की डिमांड करना शुरू कर देता है, पैसों की, और मैं यही जानना चाह रहा था क्योंकि जब आप एज ए एम्प्लॉय जाते हैं किसी कंपनी के तो उसका रवैया कुछ और होता है। बिल्कुल, कि उसकी डीलिंग उस कंपनी के साथ होती है। बिल्कुल ऐसी है। तो जब आप वहाँ पर अपने आइटम्स लेके गए और आपने उसको अगर ये बताया होता कि भाई मैंने अपना काम शुरू किया और ये मेरे आइटम्स हैं, तो अब उनका रवैया कुछ और होगा, चेंज होगा। वो लेंगे नहीं, वो लेंगे, पता चल जाएगा कि ये यहाँ से लेकर दे रहे हैं। सही। आपने जस्ट कंपनी ही शो कर रहे हैं, मतलब कि ये चीज़ें आती है। काफ़ी लोगों को ये इश्यूज आए होंगे कि कई लोगों ने अपना काम जॉब छोड़ी और अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, और अगर आपके पास ब्रांड है तो आप उसको अपना प्रोडक्ट करके भी बेच सकते हो, तो अपनी कंपनी का भी। अदरवाइज अगर आप थोड़ा पर्दे में भी रहो ना, तो आप कंपनी शो करो तो उससे आपका। फिर उसके बाद आप ई कॉमर्स बिजनेस में आ गए? जी, उसके बाद 2018 में मैं गया चाइना, और फिर मेरे पास ऑर्डर तो लिखवा दिया था मैंने वहाँ पे, जहाँ पे भी जा रहा हूँ ये भी आइटम पसंद आ रहा है, वो भी आ रहा है। उनको मैंने कहा जी ये सामान है मेरा, और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, एक कार्टून, एक 15 पीस 10 पीस। वो मुझे कहे यार ये क्या, हमने कहा यार स्टार्ट करना है, मुझे क्वालिटी देखनी है, मार्केट टेस्टिंग करनी है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम। तो उस टाइम जाके फिर मेरा जब वीज़ा लगा, मैंने अपनी कंपनी का वीज़ा चेंज किया, फिर बैंक ने कुछ पैसे मेरे रिलीज़ किए, फिर भी कुछ उसके अलावा होल्ड भी थे कुछ। तो उसमें से फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपना उस टाइम में ये हुआ था कि एक कंपनी थी Souq.com।
Souk.com जी। ठीक है, उसके साथ मैंने ना जस्ट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ कंप्यूटर में ना, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। सूक को फिर अमेज़न ने खरीद लिया। हाँ, उसको टेक ओवर किया Right. अमेज़न ने। तो मेरा सूक के साथ उस टाइम स्टार्ट हो चुका था, 2015 की बात है। 14-15 में सूक मैंने किया था, लेकिन तब मैंने गारमेंट सेल करना शुरू किया था। राइट। तो इतनी सेल नहीं थी, फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स डालना शुरू किए। एक मुझे मिल गया ब्रांड डेल्टा के नाम से। ओके। तो उस पे मैंने फिर था अच्छे पैसे उसमें कमाए। तो जिसकी वजह से मेरी रोलिंग एक अच्छी हुई 2017 के अंदर, 18 के अंदर। जब मैं चाइना गया वापस आया हूँ, तो मेरे पास वो सामान मैंने परचेज किया, वो एक 70 का या 75 का मुझे मिला, जो मैंने 200 में बेचा। राइट। प्रॉफिट तो मार्जिन इतना बढ़ गया। बहुत ज्यादा उसमें मेरा स्पीड से निकला वो। तो उस पे मेरे पास जो कैश फ्लो के लिए पैसे आए, उसके बाद मैंने फिर वो जो पैसे थे सीधा चाइना से सामान, मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने मेरी हेल्प आउट किया इंपोर्ट करने के लिए। तो फिर वहां से मेरा सामान उनके सामान के साथ आता था। राइट। इस तरीके से। तो अब आपका माशाल्लाह ई कॉमर्स बिजनेस अमेज़न और जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे ही चल रहा है। बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह 13 मार्केट प्लेसेस हैं जी। 13 माशाल्लाह। और भी थे, कुछ भाग गए। अच्छा। कुछ ये भी है, इसमें काफी लोग आपके जो नई कंपनीज आती है अप्रोच करती हैं, लेकिन सही। वो फिर नहीं, उनका एक्सपेंस पूरा होता, चले जाते। लेकिन अभी जितने भी जो टॉप लेवल के जो है मार्केट प्लेसेस सबके साथ सो अल्हम्दुलिल्लाह फुल ऑन आपका ये बिजनेस है। जी। तो अभी दुबई में आप क्या देख रहे हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं ज्यादा या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, या हैं भी या खत्म हो गई हैं, सैचुरेशन हो गई है? व्हाट डू यू थिंक? अभी जैसे कि अभी ई कॉमर्स का ज़माना है, तो अभी दुबई में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इसकी खुलेंगी ई कॉमर्स में। अभी और खुलेंगी मजीद। अच्छा। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इधर आएंगे, जो क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2019 में जाके जब कोरोना हुआ उसके बाद हमें बड़ी कंपनीज ने अप्रोच किया। मतलब कि मैंने उनको अप्रोच नहीं किया था, लेकिन हुआ ये कि मेरा जो सूक में से टेक ओवर किया अमेज़न ने, हमें भी नहीं पता था। मैं सुबह अगले दिन उठाऊँ, मैंने अकाउंट चेक किया तो वो अमेज़न का आ रहा है। मैंने दोबारा से साइन आउट किया, दोबारा से किया। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, और मेरा उसमें कोई 15-20 हज़ार दिरहम फंसा हुआ था उस तब का। तो मैंने फिर जब इनको कॉल सेंटर पे कॉल की, उन्होंने बताया कि हमने टेक ओवर किया। तो उस टाइम जाके मुझे हुआ, फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद मुझे शरफ डीजे से कॉल आ गया। उसने मुझे कॉल किया, मैंने कहा शरफ डीजे हमें कॉल कैसे कर सकता है? तो फिर उसके बाद मुझे नून वालों की तरफ से आपका तो ऐसे टेक ओवर हुआ जैसे कि तख्ता पलट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने किसी को भी अप्रोच नहीं किया, मुझे अप्रोच किया। रात को सोए सुबह उठे तो आप souk.com से अमेज़न में थे। और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे शरफ डीजी ने अप्रोच कर लिया। कुछ टाइम के बाद नून ने अप्रोच किया। कुछ टाइम के बाद मुझे डिफरेंट अबू धाबी कोऑपरेटिव है या और भी प्लेटफॉर्म से उन्होंने अप्रोच किया। तो अभी ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं इन पे आप सेल कर रहे हैं बेसिकली उनके प्रोडक्ट्स? अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहा हूँ। सही। तो इन्होंने जो आपको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए, सेम लाइक अमेज़न, अदर देन अमेज़न, उनका भी यही कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया, कम एंड सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो आप अभी भी देख रहे हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, सैचुरेशन नहीं है। अगर कोई यहाँ पर आना चाहता है, दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो यहाँ पर आए, तो आप उसको सजेस्ट करेंगे कि जॉब शुरू करो या बिजनेस शुरू करो, कंपनी फॉर्म करो, ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरफ आओ? वुड यू सजेस्ट दैट? बिल्कुल। यूएई जो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे मुझे बिलीव है, मतलब कि ये ग्रो ही करता जाएगा हमेशा। अच्छा, हमेशा क्योंकि इनका जो लीडर्स हैं इनके, उनकी बहुत विजन उनका बहुत ज़्यादा वाइड है। और वो इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इजी कर दी है चीज़ें। बिल्कुल सही है। ट्रेड लाइसेंस में अपने बिजनेस की तरफ जाएं, और प्लस ये ऑनलाइन में ये है कि आपके पास जैसे एक शॉप है उसमें लिमिटेड हो जाते हो आप। एक जगह पे बैठे हुए और वहीं पे आपके कस्टमर, वही एरिया के कस्टमर आ रहा है। इसमें आपका पूरा यूएई है आपके पास है। मेरे साथ ये कि मेरे पास इस टाइम 5000 प्लस प्रोडक्ट लिस्टेड है, 5000 से ज़्यादा। और आपका बस यही होता है, ये होता है कि मुझे जितने भी पैसे आएंगे ना, मैं अब जाके उसको सेव करके साइड पे रखूं, बैंक में रखूं। मेरा होता है कि उसको एज अ स्टॉक मैं न्यू वैरायटीज ऐड करूं, न्यू कैटेगरीज में जाऊं। ठीक है ना? तो अब उसमें ये है कि मैं जब भी मेरी शिपमेंट्स वगैरह आती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसमें कुछ 15-20-25 आइटम्स न्यू होनी चाहिए। अच्छा, सही है। बेशक वो 2 महीने के बाद आ रही है, 1 महीने के बाद आ रही है, मैं उसमें ऐड करता जाता हूँ। अभी मेरी 5000 के करीब हो गई है, मेरा टारगेट इसको 10,000 करने का है। माशाल्लाह, डबल करेंगे। लेकिन बाय व्हेन? यही 6 मंथ्स के अंदर 6 मंथ्स में डबल करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे सप्लायर्स थे जो कंपेटिटर्स आपके, उनकी मोर देन 25,000 SKUs है।
जो लाइव अच्छा। है मतलब कि आपने ऑर्डर किया और नेक्स्ट डे डिलीवरी है। तो इतनी बड़ी इन्वेंटरी आपके पास जो रखी जी। होगी, तो उसको मैनेज करना भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हाँ होगा। जी, बहुत मुश्किल है। तो बहुत सॉफ्टवेयर मुश्किल है। वगैरह यूज करते हैं अभी आप कोई, या मैंने सॉफ्टवेयर के लिए तो अपना जो मैनुअली हम यूज़ कर रहे हैं एक्सेल वगैरह में या अच्छा कुछ एक्सेल पे दूसरे कर रहे हैं? हैं, लेकिन ये है कि टफ होता है थोड़ा सा। कई दफ़ा ये होता है कि एक आइटम का 3-4 जगह से ऑर्डर आ गया, आपके पास इन्वेंट्री कम है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। नॉर्मली ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है। और हमारी ऑलरेडी दूसरा ये है कि मैंने आउटसोर्सिंग किया हुआ है टीम पाकिस्तान से, सही। तो सिर्फ लेडीज़ को, जो अच्छा। लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं और जिनको जॉब की ज़रूरत है, वेरी नाइस। उनको मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि वो घर बैठ के अपना जो है काम करें। तो वो लेडीज जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश या किसी भी बिल्कुल। सराउंडिंग कंट्रीज में हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स को अपने मुल्क में बैठ के सेल कर सकती हैं? वो डिपेंड करता है उस अगर उनके पास वहाँ अवेलेबल है और प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वो कर सकते हैं। लेकिन हम जो करते हैं, जी, आप क्या हम करते उनसे हैं? एज एम्प्लॉय वो हमारा काम करती है प्लेटफॉर्म के लिए। वो कैसे? लाइक लिस्टिंग करना, प्राइसेस अपडेट करना, स्टॉक को अपडेट करना, सही स्टॉक है। लिस्टिंग करना, डिफरेंट प्रमोशंस डालना, सही है। तो आप इस उनको तरीके से। सैलरी पे रखते जी हैं? हाँ, मैं उनको सैलरी कर सही। रहा हूँ। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो लेडीज़ हैं, जिनके लिए बाहर निकलना मुश्किल है या सही। जिनकी हालात ख़राब हैं, ठीक है। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मेरा होता है कि मैं अपने मुल्क को भी सपोर्ट बिल्कुल करूँ। सही है। और स्पेशली जो जिनको ज़रूरत है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो ज़रूरतमंद नहीं है, वो भी आपको 2-4 दिन में तंग करना शुरू कर देगा। आपको पता चल जाएगा यार ये बंदा काम वाला नहीं है। लेकिन जो अभी मेरे पास तकरीबन 7 के करीब जो हैं फीमेल्स हैं जो काम कर रही हैं, वेरी नाइस। और उनका फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। और कोई ये नहीं कि आपने कैमरा ऑन करना है, आप उनको टास्क देते हैं और ग्रुप्स बने हुए हैं और वो कंप्लीट करके अपना काम सही। हमें फाइल सेंड कर देते हैं, हम उसको चेक कर अगर लेते हैं। अभी भी कोई इस तरह से कोई ज़रूरतमंद है, आपको अप्रोच करना चाहे कि भाई मैं नहीं निकल सकती और मुझे ज़रूरत है, घर में इनफ इनकम नहीं है क्योंकि हालात अच्छे नहीं बिल्कुल। हैं, तो आप उसमें उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे यानी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर जो लोग देख रहे हैं ऑडियंस, अगर वो चाहते हैं, ख़वातीन के लिए कह रहे हैं, खुसूसन जो पढ़ी लिखी हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आपके पास ज़्यादा बाहर निकलने की और काम करने की, तो आप अपने घर से बैठ के भी काम कर सकती हैं। तो आपको अपना बिल्कुल इसमें कमेंट्स में नीचे डाउन लिखें, अपना नंबर डालें और आपसे रब्ता करेंगे, और कोई भी सिलसिला होगा तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं इसमें। इवन कि मैंने कुछ पाकिस्तान से भी मुझे अप्रोच किया है कई कंपनीज ने, जिसमें से ऑलरेडी हमारी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो चुकी हुई है। गुड। अभी स्टॉक यहाँ से ऑन द वे है। और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक दराज है, आई शॉपिंग है। आप वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पास फिजिकल स्टॉक अवेलेबल हो। आप साइन अप करें, अपने प्रोडक्ट लिस्ट करें जो आसपास की मार्केट्स पे हैं, और जब आपका ऑर्डर आता है 2 से 3 दिन होता है हैंडलिंग टाइम, आप उसको पैक करें और उनको हैंड ओवर करें। तो उनको भी स्टॉक पहले रखना पड़ेगा अपने पास, या नहीं, कुछ ज़रूरत ही नहीं है उसका स्टॉक के लिए। अगर आप ग्रो कर गए हैं, आपको पता है कि प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, तो फिर तो आपके पास अगर है तो आप उसको बजट में है तो आप ले लो। अदरवाइज आप लिस्टिंग करो, जो आपके आसपास की सुपरमार्केट्स हैं या होलसेल्स की शॉप्स हैं, उनको अप्रोच करें, वहाँ से उनकी पिक्चर्स लें, उसको फाइंड करें, और उसका अगर वो अवेलेबल नहीं है कैटलॉग की मार्केट प्लेस में, कैटलॉग में नहीं है, तो आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करें। अपनी फोटो सेशन करके उसको लिस्ट करें, या गूगल से डाउनलोड करके उसको लिस्ट करके उसको लगा दें। आपका काम इतना है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपना तो आपको जो है प्रमोशंस हैं, आपको वो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको वहाँ से इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 100% फिजिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। जब ऑर्डर आता है 2 से 3 दिन हैंडलिंग टाइम होता है, उसी टाइम परचेज किया, पैक किया, उनको हैंड ओवर किया। सही। तो इस तरह की फैमिलीज जो कि अपना गुजारा नहीं कर सकते, उनके लिए इतना सफिशिएंट इनकम हो जाएगी इसके करने से कि उनका घर अच्छा चल जाएगा? किचन मनी तो चल जाएगा उनका। किचन मनी हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी है। इसलिए आपने इसी पे मेहनत करना है कि आपने जो कैटलॉग, अपनी दुकान जो सी है, आपने उस पे ज़्यादा वैरायटी करनी है ना। सही है। जैसे कि कस्टमर आता है शैम्पू के लिए आता है, उसको अगर टूथपेस्ट भी चाहिए, आपके पास टूथपेस्ट भी होनी चाहिए, टूथब्रश भी होना चाहिए, डिफरेंट चीज़ें, लोशन होना चाहिए। मतलब कि वो कोशिश ही हो ज़्यादा से ज़्यादा वैराइटीज़ लगाएं ताकि कस्टमर आपसे शॉपिंग करें, क्योंकि हर एक मार्केट प्लेस की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। कई होते हैं वो कहते हैं कि जी अगर इस कस्टमर से आपने अगर
2-3 आइटम्स भी परचेज किए तो वो आपको एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस नहीं डालते। सही है। अगर आपने अगर एक प्रोडक्ट एक कस्टमर एक सेलर से खरीदा, दूसरे सेलर से खरीदा, तो वो अलग-अलग चार्जेस उसको ठीक लगते है। हैं। तो बेटर है आपकी जितना शॉप में आपकी प्रोडक्ट लिस्ट ज़्यादा होगी, उतना चांसेस सेल करने का ज़्यादा हो जाएगा। सही है। पाकिस्तान में भी अभी ग्रोइंग है, तो इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में ये ई-कॉमर्स उठेगा वहाँ पे, तो बड़ी जिस मार्केट तरह है। अभी जिस तरह से आप लोगों को खवातीन को जॉब देते हैं, अगर वो जॉब के साथ साथ वो अपना ये भी करती रहें साथ में, तो आपको उस पर कोई एतराज़ नहीं नहीं, होता? आप चाहते हैं वो ग्रो करें? हम 5 से 6 घंटे हम फ्लेक्सिबल हैं। nice. वो आती हैं और उनका ये कि इतनी में उनकी सैलरी हम देते हैं कि उनका किचन मनी एक नॉर्मली अच्छे तरीके से चल जाए, प्लस वो अपने बच्चे या जो घर की जो उनसे है अपना उनको भी look उनको after भी करते टाइम रहें। दे सके। बिल्कुल। वेरी नाइस। आप मुझे ये बताएं कि ऑफ कोर्स आपके अंदर सोशल वर्क का भी बड़ा जज्बा है, फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं आप। 16 अप्रैल को जो यहाँ पे बारिशें हुई यूएई के अंदर पूरे, बल्कि जीसीसी के अंदर मिडल ईस्ट में हुई, उसमें बहुत बुरे हालात हुए लोगों के, जाहिर सी बात है मुश्किल में आ गए। आपने भी अपने कंट्रीब्यूशन दिया बहुत अच्छे लेवल पे, जिसके बारे में मैं एक टीवी चैनल के ऊपर भी देख रहा था, बात की आपने। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या हुआ? आप उस दिन घर में ही थे अपने जब ये सब कुछ हुआ, या निकले हुए थे बाहर? मैं बाहर निकला हुआ था, तो आई नो कि क्या हालात थे। मुझे आइडिया था क्योंकि मैं अपडेट रहता हूँ ये वेदर्स वगैरह, ये वो मुझे इन्होंने गवर्नमेंट ने बताया हुआ था कि बहुत बारिश वगैरह होने वाली है। मुझे आइडिया है कि यहाँ पे बारिश होती है तो पानी वगैरह होता है, लेकिन इतना नहीं था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाएगा। तो मैं घर में ही था, तो 2 दिन मैं घर में रहा हूँ एक तकरीबन। फिर उसके बाद मुझे मेरे ग्रुप की तरफ से मैसेज आया, उससे पहले ग्रुप एमएमए की बात कर रहे हैं? वहाँ से कॉल आई? हाँ, वहाँ से हमारे ग्रुप में मैसेज कुछ बात चली है कि उनको कुछ मैसेजेस आए थे, उनको किसी ने लोगों ने अप्रोच किया कि वो फंसे हुए हैं। पानी का इशू बन गया था क्योंकि जो आपका सैवरेज वाला पानी था, पीने वाला पानी के साथ वो भी हो गया मिक्स। तो उन्होंने बिल्डिंग्स वालों ने बोला कि भाई आपने पीना भी नहीं है, उसे यूज़ नहीं करना, इवन के बर्तन वगैरह या अपने जो कपड़े वॉश के लिए भी यूज़ नहीं करना, वो ख़राब हो गया वो पानी। वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैं अपनी वालदा को बोल रहा था कि मुझे ना बचपन से उनको बोलता था मुझे ऐसा कुछ काम करना है, मैं चाहता हूँ कि एम्बुलेंस सर्विस अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ घर पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, लेकिन इतना अभी फिजिबल नहीं है वो। तो प्लस हम ऑफ रोडिंग तो करते हैं, उसमें ये होता है कि हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी उसके जो सामान है रस्सा खींचने के लिए और रिकवरीज के लिए। तो हमें मैसेज आया ग्रुप में, उसमें उन्होंने बताया कि जी अजमान, क्योंकि मैं अजमान में रहता हूँ, तो अजमान के ये नई मियाँ वाला एरिया काफ़ी ख़राब है, अगर आप कर सकते हो तो। मैंने कहा मैं तो हूँ, हाजिर हूँ। उन्होंने फिर बताया कि आपके पास कुछ स्पेस है कुछ जिसमें राशन आ पाए। मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ, वहाँ से भी ढूंढा मैंने। फिर हमने जो डोनर्स थे, जो काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तानी थे, जिन्होंने पैसों के साथ साथ मतलब कि उन्होंने हेल्प आउट की, खुद तो नहीं फिजिकली जा सके, लेकिन सामान हमारे पास वो पहुँच गया जहाँ पे हमने एक बेस बनाया हुआ था, कैंप बेस था, वहाँ से हम लोडिंग करते थे। फिर हमने पुलिस वालों से परमिशन ली और फिर उसके बाद हमने उनको सप्लाई किया। पुलिस ने आपको परमिशन दी हेल्प देने की? हाँ, क्या आप हेल्प करें लोगों की? हाँ, हेल्प करें हमने। उन्होंने बंद किया हुआ था, फिर मैंने उनके पास गया, उनसे परमिशन लिया और थैंक्स कि उन्होंने अलाउ किया हमें। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि उन्होंने कहा बल्कि आप अगर आपके पास दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती, मैंने बताया हमारे पास लिफ्टेड गाड़ी है, रिकवरी टूल्स हमारे पास हैं, गाड़ी में सामान है, खाने का, बच्चों की चॉकलेट्स, राशन वगैरह, हमने पानी वगैरह, दालें शालें सब रखा हुआ था। उन्होंने कहा अच्छा है। तो फिर हमने जाके जहाँ से हमें लोकेशंस आती गई हैं, हमें लोकेशंस आती जा रही थी, हम उस लोकेशंस में जाके तो उनका हेल्प आउट करते थे। माशाल्लाह, गुड एक्टिविटी गोइंग ऑन, गुड एफर्ट्स, टीम मार्कोर, आई लव यू। लोग नीडी थे, पिक्चर्स भी हैं, मैं आपको शेयर भी करूँगा। श्योर। अजमान में नईमिया वाला एरिया वो काफ़ी अफेक्टेड था, तो उसमें से कुछ 1-2 लेडीज़ थी जिन्होंने हमें अप्रोच किया कि हमारे पास जो पानी अंदर तक आ चुका है, जिसकी वजह से उनका सामान वगैरह भी डैमेज हुआ, स्पेशली जो मैट्रेस वगैरह सोने के लिए उनके लिए मसला है। तो फिर हमने उनके लिए वो अरेंजमेंट किया मैट्रेस वगैरह का। तो घर के अंदर पानी भर गया था? घरों के अंदर पानी चला गया था। अजमान का काफ़ी एरिया, शारजा वाले साइड पे कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे पुराना इलाका है, विलास पुराने हैं, नीचे वाला एरिया, वहाँ पे उनके पानी था। और वो तो मैट्रेस आपने उनके लिए अरेंज किया, तो पानी वहाँ से निकलने के बाद ही ज़ाहिर है वो, वरना तो आप मे बी लाइक वो विलास के छत पे भी उसको यूज़ करें, लेकिन ये था कि उन्होंने कुछ, क्योंकि वो 3-4 दिन से वहाँ पे पानी था और वो लाइट्स वगैरह का फैसिलिटीज़ नहीं था और उनका सोने का इश्यूज एक बना हुआ था।
फिर उन्होंने जो भी था हमने उनको जो फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की हैं, राशन वगैरह, सोने का बिस्तरा, ये वो चीज़ तरह की चीज़ें। तो पानी इतना भरा था, वहां तक पहुंचे कैसे आप लोग? हमारे पास अपनी गाड़ियाँ थी, 4 व्हील में? 4 व्हील में। तो वो जा सकती थी इतना? हाँ, वो हमारे एक्चुअली उसमें स्नॉर्कल्स लगे हुए हैं जिसमें से अच्छा। जो एग्जॉस्ट सिस्टम ऊपर है, तो अगर इंजन तक पानी आ भी जाए तो वो इसमें इशू नहीं है इतना। सही जी, और सही। गाड़ी अच्छी खासी लिफ्ट है, 3-3 फुट तक, 4-4 फुट तक लिफ्ट है गाड़ी। अच्छा। तो वो मतलब कि नॉर्मल जोन सा है, 2-3 फुट में से भी अगर आप चले भी जाते हो तो उसमें गाड़ी को इतना इशू नहीं होता। तो आपकी गाड़ियां मॉडिफाइड हैं? मॉडिफाइड गाड़ियाँ तो थी। वहां पे जा सकती थी आसानी जी, से? बिल्कुल। और स्नॉर्कल्स आपने डेजर्ट सफारी में चलाने के लिए किस काम आते हैं? वो पानी तो समझ में आता है। एक्चुअली जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो जो एग्जॉस्ट होता है उसका, तो वो सारी वो मट्टी सक करता है। अच्छा, तो इसलिए वो उसमें भी हाँ, जरूरत वो पड़ती वो है। ये होता है कि स्नॉर्कल ज़रा थोड़ा-सा ऊपर होता है और उसका वो जो आपका जो एयर फिल्टर है, वो इनटेक इसको ज़्यादा मट्टी इनटेक नहीं करता, वो उसको जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको अवॉइड करता है मट्टी को। सही। तो उसमें एक गाड़ी के इंजन को पावर मिलती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और सेम वो पानी के लिए भी यूज़ होता है। अगर उसके फिल्टर में पानी चला जाए तो वो फिर गाड़ी वो स्टार्ट नहीं होती, इसमें इशू आना शुरू हो जाता है, तो वो उसकी वजह सही। से भी। अच्छा, तो ये सामान वगैरह भी आपने सप्लाई किया लोगों को, ले जाके बिल्कुल। डोनेट करते रहे? डोनेट करते रहे। तो डोनर्स भी मिल गए थे आपको, या कौन सपोर्ट कर रहा सब था? पाकिस्तानी डोनर्स थे इतने ज़्यादा। अच्छा। हाँ, हमें यकीन नहीं था कि मतलब इतना सामान था कि रखने की जगह कम हो गई थी। वाह। तो उसमें स्नैक्स थे, बिस्किट्स थे, चीनी, आटा, चावल, दालें, सब चीज़ें थी उसमें। तो लोग इतने इफेक्ट हो गए थे? बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा इफेक्ट थे लोग। और कईयों के अब एक हफ्ते तक उनका पानी नहीं निकला। और अब इसके बाद उन्होंने मैसेजेस भी किए हैं थैंक्स के। और फिर यहाँ तक के कई लोग ऐसे भी थे जिनका जो जेन्युइन भी थे, जिनका सब चीज़ें होगी, उनको दोबारा से हमने अप्रोच किया और उन्होंने कहा भाई अब हमें नहीं चाहिए, हमारा क्लियर हो चुका है। या दूसरे जो कुछ लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि रेफरेंसेस दिए कि यार उस जगह पे उनके पास इश्यूज हैं, या लाइट्स नहीं है, या खाने का नहीं है, या सोने के लिए मुश्किल हो रही है, तो उनकी हेल्प आउट की। ये सारा काम आपने जो है वो MMA के अंडर में किया? बिल्कुल, जैसे एज अ टीम, एज अ टीम वर्क था वो। तो अब इसको आप कंसिडर कर रहे हैं कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन, NGO बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए? एक्चुअली यहाँ पे है सिस्टम है इसका, एक गवर्नमेंट का वेबसाइट्स है, वहाँ पे आप अपने आप को लिस्टेड कर सकते हैं। वो अब हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि जो डेडिकेटेड टीम है हमारी, उस पर हम लिस्टेड भी हों, उनको पता हो कि इन केस कभी भी कोई मसला होता है, तो डिजास्टर होता है, तो हम वो कॉल कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। आपको वो एक लीगल तरीके से आप हेल्प आउट कर सकते हैं अगर आपको वेरी है। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, कमिंग बैक टू योर बिजनेस, आप जो ई-कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत सारे जो ऑडियंस हैं उनको इसमें कोई फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैं इस पर दोबारा जाना चाहूँगा। वो लोग जिनके अपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में, लेट्स से, या कहीं पे भी बाहर दूसरे मुल्क में, और वो यहाँ मिडल ईस्ट में सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए आपने कोई सर्विसेज रखी हुई है देने के लिए? हाँ, इस पे काफ़ी इंक्वायरीज आई हैं, काफ़ी लोगों ने अप्रोच भी किया था मुझे कुछ पाकिस्तान से। तो उस पे ये है कि हम उनको अगर कुछ पाकिस्तान में अगर जैसे कोई FBA करवाना चाह रहे हैं फुलफिल्ड बाय अमेज़न, तो हम उनको पैकेजिंग की सर्विसेज या उनका ड्रॉप ऑफ शिपिंग, ड्रॉप ऑफ उनका होलसेल के लिए, तो उस पे हेल्प आउट कर सकते हैं। इवन के स्पेस के लिए भी हम उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। प्लस अगर कुछ कैटेगरीज कईयों के अगर कुछ कैटेगरीज आपको चाहिए या आप इंपोर्ट करवाना चाह रहे हो चाइना से, अगर वो हमारी रेंज में होती है या सप्लायर्स के उनके पास है, तो हम वो भी इंपोर्ट करवाने में उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। सही। तो इसका मतलब है कि वो बिजनेसमैन जो कि यहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहते हैं और अपने ब्रांड्स को कम से कम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो आपसे रब्ता करें तो आप उन्हें सर्विस दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वेरी नाइस। आपने कोई अपना ब्रांड डेवलप किया सेल आउट करने के लिए? जी, BGM के नाम से ही है एक्चुअली। कंपनी का नेम था, उसको मैंने छोटा करके BGM के नाम से रखा है, और हम उसी को ही आगे उसका ट्रेडमार्क पे काम चल रहा है जी। तो वो जहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे उसको। और नॉर्मली जो सा हमारी की कैटेगरीज थी वो, क्योंकि मैं ऑफ रोडर, तो कैंपिंग आइटम्स का और इस तरह का ऑफ रोडिंग के लिए मैंने जो आउटडोर फर्नीचर्स वगैरह है, बारबेक्यू का, इस तरह का मुझे था, मैंने उसी कैटेगरीज के अंदर अच्छा, ज़्यादा नाइस। उसमें अपने ब्रांड नेम के साथ ब्रांडिंग सेल स्टार्ट की है उसकी। अच्छा, अभी उस पर ट्रेडमार्क पे काम चल रहा है, उस पर चल रहा है अभी। तो 3-4 महीने लगेंगे उसको रजिस्टर्ड होने में। जब तक अभी आप दूसरों के जो भी ब्रांड्स हैं वही हाँ, सेल कर रहे हैं। बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ओवरऑल आपका बिजनेस, आपकी ऑफ रोड ड्राइविंग
आपकी फिलैंथ्रोपी साइड, इन सब से डेफिनेटली सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हमारी ऑडियंस को, सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आखिर में कोई ऐसा मैसेज आप देखना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेशली उन यूथ को जो यूनिवर्सिटीज़ से निकल के आगे आएंगे प्रोफेशनल लाइफ में, या जो लोग जॉब्स की सर्च के लिए निकलने जाएंगे, या जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं या ऑलरेडी जॉब बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें फेलियर्स आए, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपको कि वो क्या अपने लिए डायरेक्शन बनाएं? कोई मैसेज बताएं प्लीज़ आप। अगर आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो सबसे पहले तो जो एक तो सुन्नत भी है बिजनेस ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना, तो कोशिश तो ये करें कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब वो वाली देखें जिसमें आपका कुछ आगे जाके डेवलपमेंट्स वगैरह हो। लोग शॉर्ट टर्म देखते हैं कि यार शॉर्ट टर्म में क्या पे सैलरी आ रही है और जो इजी जॉब है, क्योंकि काफ़ी मैंने इंटरव्यूज़ भी किए थे अपने स्टाफ्स के लिए, और जो ज़्यादातर लोग मांगते हैं लग्जरी कि इंडोर जॉब होनी चाहिए, कंप्यूटर के आगे हो जाए, बस वही चलता रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आप चैलेंजेस लें, और ये है कि आप चैलेंजेस लेंगे तो फिर आपके सामने रास्ते भी खुलते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये फील्ड है, और अपनी वो एक ही फील्ड पकड़ें, फील्ड ना चेंज करें बार बार। कई लोग होते हैं जंपिंग कर रहे होते हैं, कभी सेल्स में है तो कभी मार्केटिंग में है, कईयों की सीवीज आ रही होती है, उनसे पूछा जाए कहते हैं जी कोई भी जॉब दे दें। तो ऐसा नहीं है, अपने एक रखेंगे मैंने इस फील्ड में जाना है। और सबसे अच्छी फील्ड तो ये आउटडोर सेल्स है। उसमें ये है कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, आपको मार्केट से लोगों को मिलना। जो मेरे लिए ये हुआ था कि मैंने आउटडोर रखा और उसमें मुझे लोग बाय फेस जानते थे, तो मुझे अपनी जो प्रोडक्ट सेल करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। प्लस दूसरा ये है कि माँ बाप की दुआएं, वो तो अगर वो नहीं साथ में तो कुछ भी नहीं है। आपको अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी दुआएं लें, मैक्सिमम उनकी सेवा करें, और प्लस जो उनसे डीमोटिवेट ना हो अपना। कुछ फेलियर्स भी आते हैं, चीज़ें चलती हैं साथ साथ, लेकिन आपने डीमोटिवेट नहीं होना। और स्पेशली जो नेगेटिव न्यूज़ आती हैं उससे ज़रा अवॉइड करें, अपने आप को ज़रा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको देखें। और प्लस आप अभी ई कॉमर्स का, ऑनलाइन का दौर है, अपने आप को ई कॉमर्स के लिए पॉलिश करें। उसमें अभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, अमेज़ोन के अलावा भी। अगर किसी भी कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से अभी सारे ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, उसमें वहाँ से स्टार्ट करें अपना बिजनेस। प्लस अपना उसके अलावा अपनी फील्ड भी साथ साथ एनहेंस करें। उसमें ई कॉमर्स भी आता है, रिटेल्स भी आता है, होलसेल्स भी आता है। इस तरीके से आप प्लस अपना वेबसाइट बनाएं, उस पर वर्किंग स्टार्ट करें अभी से। लेकिन एक टाइम आता है फिर उसमें भी आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, आपको वहाँ से भी सेल जनरेट होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। वेरी नाइस, बहुत बेहतरीन। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही, और यकीनन इसमें सुनने वालों के लिए बहुत कुछ था। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू।